गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे कि बायस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और बायस का कैसे एनालाइज करते हैं। सो बायस रिप्रेजेंट ए मेजर ऑफ सिस्टमेटिक एरर ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. So bias is a systematic error. So we have discussed bias earlier also. It's like a accuracy at the soft floor level. Means all the swipe variation present at the soft floor, and that place we are finding out कि कितना हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है. तो अगर बायस सही नहीं आता है तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं हुआ है या उसमें कैलिब्रेशन में एरर है तो हमें रीकैलिब्रेट करना चाहिए. इक्विपमेंट वॉर्न हो गया है, डैमेज हो गया है या इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन हुआ है. टेम्परेचर का इम्पैक्ट हो सकता है, ह्यूमिडिटी या इंस्ट्रूमेंट के क्लीनिंगनेस ठीक नहीं है. तो नाउ बायस हमें करना है इंडिपेंडेंट सैंपल मेथड से. So the step is conducting bias study for measurement system are given below. To perform a bias study you must have a reference value with known value. So ये हमें मालूम है कि बायस को कैलकुलेट करने से पहले हमें एक रेफरेंस वैल्यू या नोन वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए. सो उस सैंपल को हम लैब के अंदर भेज करके उसकी रेफरेंस वैल्यू वेरीफाई करें. You will like to compare your measurement system to traceable standard. For example, scales often have weight that serve as standard. In this case, obtain a sample and determine its reference value related to traceable standard. So जो हम weights करते हैं तो वो स्टैंडर्ड वेट होते हैं, बट उसका एक्यूरेट रेफरेंस वैल्यू जानने के लिए फिर हमें उसको लैब में भेज करके उसकी एक्यूरेट रेफरेंस वैल्यू चेक करवाएं. एंड देन उस सैंपल को फिर हम 10 टाइम्स इंस्पेक्ट करवाएं विद वन अप्रेजर. जो अप्रेजर का मीन्स जो भी इंस्पेक्टर है. एंड द मेजरमेंट सिस्टम इन द नॉर्मल मैनर, नॉर्मल तरीके से जैसे रूटीन में वो करता है. एंड देन उसके रिजल्ट्स को हम रिकॉर्ड कर लें. सो जितना सैंपल बड़ा होगा, मीन्स अभी हम 10 टाइम्स लिख रहे हैं, अगर आप 15 टाइम भी कर सकते हैं, 20 टाइम्स भी कर सकते हैं. तो जितना बड़ा सैंपल हम लेंगे उसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा आएगा और वो स्टडी बहुत अच्छी मानी जाएगी. सो नाउ हाउ टू एनालाइज दीज रिजल्ट्स. हम इन रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं? तो दो मेथड है. एक ग्राफिकल मेथड जिसे थ्रू हिस्टोग्राम, एंड दूसरा न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट करें कि हमारा बायस जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो दोनों साइड के मतलब जीरो उसके बीच में आ रहा है. जहाँ पे रेफरेंस वैल्यू माइनस एवरेज वैल्यूज़ को करते हैं तो जीरो आना चाहिए. मीन्स हमारा जो जीरो है वो बीच में आए. सो ये दूसरा मेथड है जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे मेजरमेंट में बायस है या नहीं. सो न्यूमेरिकली बाय डेवलपिंग ए कॉन्फिडेंस इंटरवल अराउंड द एवरेज एंड डिटरमाइनिंग इफ द इंटरवल कंटेन्स जीरो. सो यहाँ एग्जाम्पल मैंने शेयर किया आपके साथ हिस्टोग्राम के थ्रू. सो टू सी हाउ एनालाइज द रिजल्ट वी विल यूज़ द फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो एक हार्डनेस टेस्टर है जो कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर से हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं. एंड द लैब सुपरवाइजर वांट टू डिटरमाइन इफ द टेस्टर हैज़ एनी बायस. सो लैब सुपरवाइजर जानना चाहता है कि हमारे रॉकवेल टेस्टर के अंदर कोई बायस तो नहीं है. सो उसको जानने के लिए ही हैज़ टेकन ए स्टैंडर्ड ब्लॉक जिसकी हार्डनेस 36 है. सो ये रेफरेंस वैल्यू होगी हमारी 36. एंड दिस ब्लॉक इज सप्लाइड बाय वेंडर और मे बी ट्रेसेबल टू रेफरेंस स्टैंडर्ड. एंड नाउ द लैब सुपरवाइजर डिसाइडेड टू लैब technician the lab inspector who normally use to verify the hardness. सो उससे वो 15 टाइम्स उस हार्डनेस को चेक करवाता है उसी स्टैंडर्ड ब्लॉक के ऊपर. एंड देन ही ड्रॉ द रिकॉर्ड एंड द रिजल्ट्स एंड देन ही ड्रॉ ए हिस्टोग्राम. सो जो हिस्टोग्राम में आप देख रहे हैं कि जो हमारा 36 हमारा क्या नाम है स्टैंडर्ड था, रेफरेंस वैल्यू थी. तो और जो 90% डाटा है वो 35.9 एंड 36.1 और 36. सो ये इस स्लैब में आता है, बट हमारा जो जीरो बनेगा वो 36 में बनेगा. तो ये जीरो हमारा बीच में आ रहा है, तो इट मीन्स इसके अंदर बायस नहीं है. सो द हिस्टोग्राम शोज दैट द हार्डनेस रिजल्ट्स आर स्प्रेड आउट अराउंड द रेफरेंस वैल्यू.
सो जो भी स्प्रेड आउट है हमारा हार्डनेस टेस्टर का वो रेफरेंस वैल्यू के नियर बाई है, और रेफरेंस वैल्यू की अगर हम रेफरेंस वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू को माइनस करते हैं, वो जीरो जो बायस है वो उन दोनों के बीच में आ रहा है। इट मीन्स हमारा 95 कॉन्फिडेंस लेवल को मानते हुए अगर हमारा 95% डाटा बिल्कुल रेफरेंस वैल्यू के आसपास आ रहा है, देन वी कैन से दैट कि हमारे इसमें बायस नहीं है, एंड वी कैन कंसीडर दिस रिजल्ट एज ए ओके। Now we will discuss the second method where we can calculate with numerically. So सबसे पहले हमें एवरेज लेना है, जो हमने 15 हार्डनेस रिजल्ट्स लिए। सो एक्स बार कैलकुलेट करना है जो कि 36.00667 आया, एंड देन डिटरमाइन द बायस। हमें रेफरेंस वैल्यू के साथ उसको माइनस करके चेक करना है कि बायस कितना आ रहा है। तो इस केस में बायस 00667 आ रहा है, एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसको कैलकुलेट करें थ्रू फार्मूला, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 मीन्स हमारा 15 का सैंपल था तो ये 14 हमारा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, एंड अल्फा कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट, सो ये हमें 0.05 लेना है। 95% को हम कॉन्फिडेंस लेवल पे मान के चल रहे हैं, तो 95 में का मतलब हो गया 0.05%। सो दिस इज लाइक दैट। सो 90 इसको 0.05 हम लेके चलेंगे, एंड देन टी स्टैटिस्टिक्स हमें डीएफ के थ्रू कैलकुलेट देखनी है चार्ट के थ्रू, और ये चार्ट आपको टीआईएनवी फंक्शन और एक्सेल ये स्टैटिस्टिक्स बुक्स के अंदर टी वैल्यू मिल जाएगी, इवन दो एआईजी के रेफरेंस मैनुअल में लास्ट में दी हुई है। तो वहाँ से हमने ये टी की वैल्यू ले ली 2.44787, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द अपर कॉन्फिडेंस लेवल एंड लोअर कॉन्फिडेंस लेवल। उसका फार्मूला दिया हुआ है एक्स बार प्लस टी इंटू एस डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ एन। तो ये निकल के आया 36.12, और लोअर कॉन्फिडेंस लेवल निकल के आया 35.88। सो इन दोनों के बीच में हमारी रेफरेंस वैल्यू आ रही है। सो इट मीन्स ये जो जीरो है, जो 36 माइनस 36 जीरो आएगा, जो जीरो बायस है वो दोनों अपर एंड लोअर कॉन्फिडेंस लेवल के बीच में आ रही है। इट मीन्स हमारा देयर इज नो बायस इन दी Rockwell hardness tester, so we can accept this bias. So that's it, how to calculate about the bias. So thank you for watching, and we will discuss tomorrow linearity.